वेलकम टू द फोकस इंग्लिश एकेडमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि और भी आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल पाए। सो लेट्स नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड 10 साइंस resources of energy. Okay, in the last lecture we have discussed about the some introductions and some basic information. In this lecture we will discuss about conventional source of energy. So there are the three types of the conventional source of the energy. First is the fossil fuel, second one is the thermal power plant, and third one is the hydropower plant. Now we will discuss in deeply. So first let's we start. First, conventional resources source. So first, the energy resources which are obtained from the fixed reserve in the nature, they are called conventional energy resources. The energy resources which are the obtained from the fixed reserve in the nature के अंदर ऑलरेडी पहले से फिक्स ही है और रिजर्व उसका जो क्वांटिटी हो कैसा है फिक्स, तो वो जो रिसोर्सेज है उसे हम कैसे बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो first one is the fossil fuels. Fuels developed from the fossils like coal, petroleum, they are called fossil fuels. The fuels developed from the fossils, so fossil में से बनता है उसे क्या बोलते हैं हम fossil fuels. For example, coal, petroleum, oil, etc. Number two, it takes millions of the years be prepared and it's available in the very limited quantity. उसे बनने में मिलियंस ईयर लगते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ऐसी नेचुरल फिनोमेना होगी और बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स या तो प्लांट्स डेथ हो जाएंगे, फिर इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप लेयर बनेंगे और आफ्टर अ मिलियन ईयर्स आफ्टर उसके अंदर जैसे क्या मिल सकता है फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम मिल सकता है, ऑयल मिल सकता है, इस तरह से. तो उसकी जो प्रिपेयरिंग का जो टाइम है वो मिलियंस ईयर. India has a 6% share in the world reserve coal that may last 250 years more at the present rate of the consumption. So total world वाइड हम बात करें तो इंडिया के अंदर कितना 6% शेयर टोटल कोल का है. And it a नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी, यानी कि एक बार यूज करने के बाद हम शॉर्ट टाइम में उसे फिर से यूज कर सकते नहीं. तो स्टूडेंट्स ये 4 टॉपिक्स हुए. फर्स्ट, फ्यूल डेवलपमेंट फ्रॉम द फोसिल्स, उसे हम बोलते हैं फोसिल फ्यूल्स like coal, petroleum, oil, etc. It takes millions of the year for the prepare. After that, India has a 6% share in the world reserve of coal and it's a non-renewables. अब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं. तो फर्स्ट, पोल्यूशन कॉज्ड बाय द फोसिल फ्यूल्स. फोसिल फ्यूल की वजह से क्या होता है पोल्यूशन. तो किस तरह से पोल्यूशन होता है और उस पोल्यूशन को हमें मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए. तो फर्स्ट, तो रिलीज द ऑक्साइड ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. और ये तीनों ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड या तो सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, तो ये जो ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे होते हैं एसिडिक होते हैं. दैट्स व्हाई वो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं एसिड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो कार्बनिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एसिड तो सल्फ्यूरस या तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा. और वो जो एसिड है वो एसिड रेन के साथ मिक्स होकर अर्थ पर आता है, which is cause acid rains that damage trees, plant and reduce the fertility of the soil. और जो एसिड रेज है वो ट्रीज को डैमेज करता है, प्लांट को डैमेज करता है और जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी भी क्या करता है रिड्यूस करता है. तो यह फर्स्ट साइड इफेक्ट. सेकंड, to produce a large amount of the carbon dioxide. We know that the carbon dioxide is a greenhouse gases. That's right. In the atmosphere, which cause the greenhouse effects leading to excessive heating of the earth. कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे वो क्या रहेगा जो अर्थ का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है उसके इंक्रीजिंग करता है, जैसे अर्थ के टेम्परेचर में क्या होता है इंक्रीमेंट होता है. क्या होता है इंक्रीमेंट. नंबर थर्ड, सॉरी नाउ दो पॉइंट यहां पे हमने बात की बिकॉज ऑफ फोसिल फ्यूल की वजह जो पोल्यूशन होता है. फर्स्ट तो उसके ऑक्साइड्स वाटर के साथ कंबाइन होकर एसिड बनता है और एसिड से प्लांट, ट्रीज एंड सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होती है और डैमेज होता है. आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस है तो वो ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. अब उसको हमें मिनिमाइज कैसे करना है तो उसके भी 2 पॉइंट्स है. फर्स्ट वन इज द increasing the efficiency of the combustion process.
कंबंशन प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है वो हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम कोई भी व्हीकल यूज करते हो, व्हीकल के अंदर से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है, तो उसको हमें शॉर्ट टाइम यानी कि ईच एंड एवरी 3 या 4 मंथ के उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सर्विस करवाना पड़ेगा। जैसे उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, और जितनी उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, कंबंशन अच्छा होगा, कंबंशन अच्छा होगा तो जो गैसेस आ रहे हैं वो गैसेस कैसे होंगे, कम आएंगे और हम पॉल्यूशंस को कम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 2, using the various technique to reduce the escape of the harmful gases and acids into सराउंडिंग। ऐसे बहुत सारी टेक्निक जो होती है वो हमें यूज करनी पड़ेगी जो एसिड्स और हार्मफुल गैसेस को रिड्यूस करने मिनिमम कर पाए या तो ना करे। तो ये हुआ दो पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज द इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंबंशन, कंबंशन की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे व्हीकल को टाइम टू टाइम सर्विस करवाना है। और नंबर 2, using the various techniques to reduce the escape of the harmful gases and access into surrounding। सराउंडिंग के अंदर जो एसिड है उसे भी हमें डिक्रीमेंट करना है, हार्मफुल गैसेस जो हो रहे हैं उसे भी हमें डिक्रीमेंट करना है। तो ये बात हुई स्टूडेंट्स फर्स्ट वन, यानी कि अगर हम बात करें तो पहला वाला जो टॉपिक था वो फॉसिल फ्यूल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा था, तो सेकंड पॉइंट हमारा था थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम किस तरह से एनर्जी गेन करते हैं, तो फर्स्ट अ पावर प्लांट विच यूज द हीट एनर्जी टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। यानी एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर हम हीट एनर्जी थ्रू आउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं तो उसे हम बोले सकते हैं थर्मल पावर प्लांट। क्या बोल सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट। दिस कैन बी अचीव बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। वहां पे जो हीट एनर्जी चाहिए वो कहां से मिल पाएगी हमें, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से। द स्टीम टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्ड, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन, one should set up the power plants near the coal and oil fields as the transporting electricity is more efficient than the transporting fossil fuels। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स उसके अंदर देखा कि ऐसा पावर प्लांट कि जिसके अंदर से हम हीट एनर्जी में से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल सकती है और जो हीट एनर्जी है वो हमें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से मिलेगी। तो ऐसे जो पावर प्लांट है वो इसी जगह पे लगाने चाहिए जहां पर के नजदीक में हमें जो फॉसिल फ्यूल हो वो मिल पाए, बिकॉज फॉसिल फ्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्शन, वन शुड सेट अप द पावर प्लांट्स near the coal and oil fields as the transporting electricity is the more efficiency than transporting of the fossil fuel। इलेक्ट्रिसिटी को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जबकि फॉसिल फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हमें ज्यादा कॉस्टिंग और ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है। दैट्स व्हाई ऐसे जो पावर प्लांट यानी कि थर्मल पावर प्लांट है वो हमें कहां पे रखने चाहिए, जहां से फॉसिल फ्यूल का जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो मिनिमम डिस्टेंस पे हो, इस तरह से हमें सेटअप करना चाहिए। तो ये हुआ शॉर्ट नोट्स अबाउट द थर्मल पावर प्लांट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट एनर्जी में से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है उसे बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। हीट एनर्जी के लिए हमें फॉसिल फ्यूल को बर्न करना है और ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे हमें फॉसिल फ्यूल्स इजीली अवेलेबल हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट था हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। तो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट्स। उसका फिगर हम यहां पे देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट, अ पावर प्लांट दैट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी of falling water into electricity is called the hydropower plant। एक ऐसा प्लांट जो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो फॉलिंग वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ऐसे प्लांट को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। 25% ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ आवर कंट्री इज अचीव बाय द हाइड्रो पावर प्लांट। हमारी एनर्जी मतलब के वर्ल्ड इंडिया के अंदर जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें 25% एनर्जी हमें कहां से मिलती है, हाइड्रो पावर प्लांट है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी, तो यहाँ पे रिजर्वेयर, यहाँ पे पूरा डैम है और यहाँ से वाटर पास आउट होता है और यहाँ पे जो क्या लगा हुआ है, टरबाइन। टरबाइन के साथ जनरेटर होगा और जनरेटर के अंदर से जो पावर प्रोड्यूस होगा वो कहां पे होगा, पावर उसके अंदर स्टोर हो जाएगा और वहां से सप्लाई थ्रू आउट जहां पे उसको चाहिए। और ये जो वाटर है वो कहां पे जाता है, रिवर में जाता है। तो इंडिया में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रिवर्स पे बहुत सारे डैम्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नर्मदा की बात करो तो नर्मदा पे सरदार सरोवर डैम है। आफ्टर तापी नदी की बात करो तो तापी नदी पर सबसे नदी का यहाँ पे उकाई डैम है। तो जितने भी डैम है तो डैम के पास क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है। वहां पे टरबाइन रखा हुआ होता है, टरबाइन के साथ जनरेटर और जनरेटर के साथ पावर हाउस के साथ ज्वाइन होता है और वहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पावर सप्लाई थ्रू आउट पास आउट करते हैं।
Number 3, a block diagram of the hydropower plant is shown in the figures. You can see here. तो ये 3 स्टेप हुए. First of all, the power plant that converts the potential energy of the falling water into electricity is called hydropower plant. 25% of the energy requirements of our country is achieved by the hydropower plant. हमें जितनी एनर्जी चाहिए उसमें 25% एनर्जी हम कहां से गेन करते हैं? हाइड्रोपावर प्लांट से. हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे डैम बनाए हुए हैं. अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ द हाइड्रोपावर प्लांट इज शोन इन द. अगर हमें हाइड्रोपावर प्लांट का यूज करना है तो उसे हमें डैम्स बनाने पड़े. अब डैम बना रहे हैं तो उससे कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस. तो विल डिस्कस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज. तो फर्स्ट, नो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. मैन पॉइंट इज दैट हियर. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा नहीं है. नंबर 2, flowing water is the renewable source of the electric energy. flowing water वो ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था. फर्स्ट पार्ट यानी कि कौन सा? तो फॉसिल फ्यूल कैसा था? नॉन रिन्यूएबल. लेकिन यहाँ पे ये रिन्यूएबल है. हम इसको यूज कर सकते हैं कंटिन्यूस, जितनी बार चाहिए उतनी बार. नंबर 3, construction of the dams prevents the flooding of the river and provide the water for the irrigation. आपको डैम्स बनाने में हम क्या कर सकते हैं? जो वाटर है वाटर को रिजर्व कर सकते हैं. दैट्स व्हाई जो हमें जब चाहिए तब उस वाटर का यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई उसे हम इरिगेशन के अंदर यूज कर सकते हैं. ये 3 हुए उसके एडवांटेज. फर्स्ट वन इज नो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. सेकंड, flowing water is a renewable source of the electric energy. And third is the construction dams prevents the floodings of the rivers and provide the water for the irrigation. Now disadvantage. तो उसके disadvantage कौन से? तो first one is the large area of the agricultural land, a vast varieties of the flora and the fauna. Human settlements get the submerged in the water reservoir formed by the dam. बहुत सारी ऐसी लैंड जहां पे पब्लिक यानी बस्ती रहती हो. और नंबर 2, जो एग्रीकल्चर है ना उसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय. नंबर 2, लार्ज इकोसिस्टम्स आर द डिस्ट्रॉय. जो इकोसिस्टम वहां की होगी वो भी कैसी हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी. एंड नंबर 3, द वेजिटेशन दैट द समर अंडर द वाटर and aerobic condition and produce the large amount of the methane which is the greenhouse effect. The vegetation that the submerged under the जो underwater जो भी vegetation प्रोड्यूस हो रहे वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. और मीथेन गैस भी एक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हम बात करें तो मीथेन गैस भी ग्रीन हाउस गैसेस है. कौन सा गैसेस है? ग्रीन हाउस गैसेस. दैट्स व्हाई वहां पे क्या हो जाएगा? जो ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट होगा तो फिर से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी. एंड नंबर 4, क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल. वहां से जो पीपल को दूसरे प्लेस पर भेजा गया है तो उसके लिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी. तो ये 4 हुए डिसएडवांटेज. नंबर 1 फर्स्ट हो लार्ज एग्रीकल्चर लैंड्स का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयज. और नंबर 3 मीथेन गैस जो ग्रीन हाउस गैसेस है. नंबर 4 जहां से लोग पीपल्स दूसरी जगह पे भेज जाएंगे उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी. तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स. ओके, वहां पे हमने 3 पॉइंट देखे. तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स उसके अंदर 3 पॉइंट देखे. फॉसिल फ्यूल्स, नंबर 2 थर्मल पावर प्लांट, नंबर 3 हाइड्रो पावर प्लांट. नेक्स्ट लेक्चर में हम द इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर द यूजिंग द कन्वेंशनल सोर्स. किस तरह से हमें जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स है उसके अंदर ऐसी एनर्जी यूज करनी है जिसकी वजह से कम उसका यूज हो पाए. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दूसरे फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.